प्रोग्राम करते हैं। तो आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम सभी के सामने आने जा रहा है, जिसकी जरूरत जिसकी जरूरत इस क्लब में मौजूद हर एक व्यक्ति को या तो पड़ रही है या पढ़ने वाली है, या फिर आप अगर इसमें ज्वाइन है और आपके परिवार का कोई सदस्य जिस घर में आप रहते हैं, जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं, उनको भी पढ़ने वाली हो सकती है। क्योंकि आज का जो विषय है वो विषय हम सभी को टच करता है, कहीं ना कहीं करने वाला है या करेगा या फिर कर रहा है। क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि हमारी जो उम्र है, 40 की जो उम्र होती है, वो उसमें हम लगभग लगभग बहुत से जीवन के पड़ाव पूरे कर चुके होते हैं, जिसमें हमारी एजुकेशन भी आ जाती है, हमारी शादी भी आ जाती है, बच्चे भी आ जाते हैं, और हमारा रोजगार, नौकरी, पेशा सब कुछ आ जाता है 40 की उम्र तक। उसके बाद क्या? तो आज हम सीखने वाले हैं कि 40 की उम्र के बाद ऐसी कौन सी चीज है जो हमें व्यक्तिगत रूप से सबसे जरूरी होती है। और ये सब हम सीखेंगे आज। हमारे मोस्ट सीनियर वेलनेस कोच है, और उनका नाम लेने से पहले मैं आप सभी के दोनों हाथ वापस से देखना चाहता हूं, जिनके पास भी है। शर्त यह है, जिनके पास भी है उनके मैं दोनों हाथ देखना चाहता हूं। और मैं एक बार देख रहा हूं, जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं उनके पास दोनों हाथ है, लेकिन स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे हैं, है ना? दोनों हाथ है सभी के पास, है मुकेश जी, है ना? है ना? अब इन दोनों हाथों को जबरदस्त क्लैपिंग करते हुए हम इनवाइट करने जा रहे हैं मिस्टर मोहन सर का। जबरदस्त क्लैपिंग के साथ आज के हमारे गेस्ट स्पीकर मोहन सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। यस जी, मोहन सर, ओवर टू यू। और स्वागत करता हूं आपका इस क्लब परिवार की ओर से। थैंक यू सो मच। थैंक यू केशव सर, आपने आज बहुत ही जबरदस्त तरीके से मेरे को इनवाइट किया है और जानकारी देने के लिए। जैसे कि सर आप बता रहे थे कि 40+ के बाद में ही हमारे जो जितने कहते हैं ना कि गोल्स होते हैं हम पूरे कर लेते हैं या उस प्रक्रिया के अंदर होते हैं। तो आज उसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि मैं भी उसी का एक हिस्सा था और वहीं से मैंने सीखा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी पीपीटी के माध्यम से। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है इस वाले में। चलिए, जब तक मैं वैसे ही बात करता हूँ। आ, ओके, सभी को है ना वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में जो आज हमारा है उसमें बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और जस्ट आदित्य जी को मैंने इनवाइट किया है, क्योंकि वही हमारे इसको कर पाते हैं सही से। ओके, विजिबल है सर? ओके, थैंक यू। तो आप सभी का स्वागत है वेलनेस लिविंग प्रोग्राम में। और आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले थे कि भी 40+ के बाद में हमारे साथ में क्या क्या होता है। तो ये जो मेरी बिफोर एंड आफ्टर आप देख रहे हैं, तो ये 40+ के बाद का ही है। और इसमें आप देख सकते हो कि मैं कितना स्मार्ट लग रहा था, कितना समझदार लग रहा था। लेकिन मैं अपने आप को एमबीए तो मानता था, लेकिन क्या क्या चीजें हो रही थी वो सबको चेहरे पे से दिख रहा होगा। वजन बढ़ चुका था और बहुत सारी बॉडी में इश्यूज हो गए थे, क्योंकि हम लोग जो इर्द गिर्द देखते ना कि हाँ यार इस उम्र के अंदर तो ये बीमारियां तो होती है। तो वैसे ही मेरे साथ में था और मैं मेरी सोच भी वैसी थी। और मैं दवाइयों का इंटेक कर रहा था यहाँ पे बहुत सारी। और फिर भी खुश नहीं था अंदरूनी तौर पे। हम बाहर दिखावा बहुत अच्छा करते हैं कि साहब बहुत सेटल्ड हैं, हम अच्छी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सब कुछ है राम जी का दिया हुआ। लेकिन फिर भी अंदर के जो एक दिल का कोना होता है ना, उसमें बोले यार कोई मजा नहीं आ रहा। उस मजे के लिए है ना कुछ सर्च कर रहे थे। और देन सर्च करते करते कि कहते हैं ना कि आप जिस चीज को ज्यादा खोजते हो तो वो आपको मिलती तो है, लेकिन आपको समझना होता है कि हाँ ये मेरे लिए है या नहीं है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि जो मैं खोज रहा था तो वही मेरे पास आए, लेकिन मैंने उनको समझा नहीं और मैंने उनको मना कर दिया। देन जब मैं यहाँ समझा, ममता जी ने उसको बोला कि नहीं नहीं, हमको करना है, उनको करवाना ही है आपको। तो जब फिर हमने डिसीजन लिया और फिर करना स्टार्ट किया। और देन जैसे जैसे करना स्टार्ट किया तो अमेजिंग परिवर्तन आया। और जो 3 दिन का रिजल्ट था ना मेरा, बहुत ही जबरदस्त था। क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका था और मुझे ये सोचता था कि मेरे अगर ये कम हो जाए ना तो मैं थोड़ा ना एनर्जेटिक हो जाऊं। और जैसे ही मेरे को वो 3 दिन में जो एसिड में जो मेरे रिलीफ मिला, वो मैं बयान नहीं कर सकता। और फिर तभी मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि अगर ये सही हो जाएगा ना तो मैं इसको जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। और वही जो मेरा कमिटमेंट था कि मैं इसको जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा,
क्योंकि मैंने अपने आप को रीसेट किया, क्योंकि मैं सोचता था कि काश ऐसी कोई चीज मिल जाए, जैसे हम मोबाइल को रीसेट कर देते हैं तो ये हमारी बॉडी भी रीसेट हो जाए। और तो मैंने अपनी बॉडी को रीसेट किया, और जैसे रीसेट का जो बटन यहाँ से दबा, उससे मैंने अपना 25 kg फैट लॉस किया। साथ में मुझे जो आधा दर्जन के करीब इश्यूज थे बॉडी के अंदर, वो सारे रिमूव हुए धीरे धीरे, और बहुत एनर्जेटिक रहने लगा, खुश रहने लगा। जो पहले आप चेहरा देखते थे और अब आज जो चेहरा देख रहे हो उसमें मैं बहुत खुश रहने लगा। देन ममता जी ने मेरा साथ दिया, तो इन्होंने भी अपना 10 किलो वजन कम किया। इनके भी बहुत सारे इश्यूज थे बॉडी में जो महिलाओं के होते हैं, तो वो भी इन्होंने अपनी बॉडी से रिमूव की और ये भी खुश रहने लगी। तो हम सोचते थे ना कि भी पैसा है, लेकिन सब कुछ, वो जो अंदर एक दिल में शांति होनी चाहिए वो नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ है। खुश भी रहते हैं और मस्त भी रहते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं, जबरदस्त भी रहते हैं, और लोगों को सिखाते भी हैं। और जो मैंने यहाँ सीखा था वही मैं लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। जो मैंने अपने आप की बॉडी पे जो मैंने महसूस किए थे, जो मेरा दिल कहता था कि ऐसा हो जाए, और जब मैंने इस प्रक्रिया के दौरान सीखा वही मैं आज डिलीवर करने वाला हूँ। तो हम जो आज का जो टॉपिक है कि 40 पार के बाद जो वजन जो बढ़ जाता है, और उस वजन से ही हमें बहुत सारी बीमारियां होती है, तो वही जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, इसमें इतनी जिम्मेदारियां आ जाती है अपने आप पे, और वो जिम्मेदारियों में हम खुद का रख रखाव जो हम मुझे क्या करना चाहिए वो नहीं है, उसके प्रति लापरवाही बढ़ जाती है, और हम सब कुछ छोड़ देते हैं, हम सारा फोकस उसी पे कर देते हैं। जबकि हमको यहाँ भरत सर बोलते हैं कि अपने प्रति भी जो है ना सेल्फिश होना चाहिए, तो हम अपने यहाँ लिए तो सोचते नहीं, और सोचते हैं कि इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, और वही जो है ना कि भी इसका है उसका ये कर दे वो कर दे, उसी में आप अपने आप को भूल जाते हैं और बीमार होने लग जाते हैं, हमारी बॉडी में इश्यूज हो जाते हैं। दूसरा कारण क्या होता है कि जो हमारी एक रूटीन लाइफ जो होती है ना, हम उसी में इतने जीने लग जाते हैं कि हम अपने आप को कुछ समय ही नहीं दे पाते हैं, और अनुशासनहीन जीवन शैली जो है ना अपनाने लग जाते हैं। कुछ भी आया खा लिया पी लिया, कुछ भी कर लिया, जैसे सो रहे हैं वैसे सो रहे हैं, जैसे उठ रहे हैं वैसे उठ रहे हैं, कोई मतलब नहीं कि अब तो हम तो खुद ही बड़े हैं। तो ये जो है, जैसी उम्र बढ़ती है तो अपने आप को अगर मेंटेन नहीं रख पाते हैं तो वजन तो बढ़ेगा ही। और हमको यहाँ बताते भी कि जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है तो वैसे वैसे आपकी बॉडी में इतनी बीमारियां होती है कि 100 प्लस की, तो हम सोचते ही नहीं कि 100 प्लस भी कोई बीमारियां होती है क्या, लेकिन वो होती हैं। और बीमारियां हम सोचते हैं कि साहब कोई बड़ी बीमारी होती है ना, वही बीमारी होती है। जबकि एनर्जी लॉस होना, समय से नहीं उठना, समय से नहीं खाना, कॉन्स्टिपेशन रहना, और सिर में हल्का दर्द रहना, हाथ पैरों में दर्द रहना, वो सारे जो सिम्टम्स आ रहे हैं ना वो बीमारियां ही हैं। तो इसलिए जो बढ़ता हुआ वजन है वही हमारी जो है ना सेहत के लिए खतरा बन जाता है, और ये खतरा ना बने उसी के लिए आज ये मैं टॉपिक लेने वाला था। ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा होता है? तो इसमें अधिकतर जो है ना, मैं जैसे हमारे यहाँ घर में भी मैं तो अपने आप से सीखता था कि भी ममता जी हैं तो वो भी अपने आप ही जो है ना क्या क्या मेरे को बोलती रहती थी, और हम बहुत ही हूँ, मैं कई बार तो उनसे मजाक भी करता था। तो उसके अंदर एक उनका एक किस्सा है कि हम पहले दोनों बाइक पे चलते थे, तो वो जरा सा भी जैसे कोई रैंप आ गया या कोई जरा सा हल्का सा भी गड्ढा आ गया, तो उसके अंदर वो मेरे को ना पीछे से पीठ पे मुक्का मारती थी कि धीरे नहीं चला सकते हो क्या बाइक? तो मैंने कहा भी धीरे ही तो चल रहे हैं। बोले मेरे दर्द होता है पेट में। तो भाई पेट में क्यों दर्द होता है? तो मैं उनसे ही मजाक करता था, क्या पता भी आदित्य जी बोले सिजेरियन से हुए थे, तो मैंने कहा डॉक्टर पे ना मैं केस करूंगा। वो क्या है कि ऑपरेशन किया ना, तो वो अपने अंदर कैंची भूल गया, तो वो तुम्हारा चुकती है। तो वो बोलते कि तुम तो बस फालतू बात करते हो। तो ये जो महिलाओं में जो आदत होती है ना कि वो किस वजह से, तो हमें भी नहीं मालूम था। तो अधिकांश जो महिलाएं हैं वो एक उम्र के बाद वजन बढ़ने की परेशानियों का सामना तो करती हैं, और ये फैक्ट भी है और रियल भी है, लेकिन उन बढ़ते हुए वजन को जो है ना ध्यान नहीं रखती, कि भी वो ही क्या सोचती कि मैं तो सुंदर दिख रही हूँ, बहुत फिट दिख रही हूँ, और ये है वो है। तो बोला कि अब चेहरे पे ना ग्लो आ रहा है, कारण कि भी हमारा जब मोटापा बढ़ता है ना तो स्किन जो है ना वो खिंचती है, और स्किन का जो सबक्यूटेनियस फैट जो है वो ही बढ़ता है, तो उससे भी हमारे स्किन में ना ही हो ऐसे लगती कि साहब बहुत तरावट आ रही है, लेकिन वो बीमारी का वजन होता है। तो उसमें जो हम सामना करते हैं कि जैसे वजन बढ़ता है तो उसमें सबसे पहले आता है कि भी आपके हाथ पैरों में दर्द होने लग जाता है, जोड़ों की समस्या होने लग जाती है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो डायबिटीज हो जाती है, या और कुछ नहीं तो थायराइड हो जाता है, दिल की बीमारियां होने लग जाती है, इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है,
सांस फूलने लग जाती है। बोले साहब पहले तो बहुत काम कर लेती थी या करता था तो कुछ भी नहीं होता था, लेकिन अब थोड़ी सीढ़ियां भी चढ़ते हैं, कहीं दौड़ते भी हैं तो साहब सांस भरने लग जाता है, या कुछ कहीं पे भी गए तो सिर दर्द होने लग गया। तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं ये सारे वजन से जुड़े हुए होते हैं, और जैसे जैसे वजन बढ़ता है तो ये हम इसको फील तो करते हैं, लेकिन उसको ना वजन को मानते ही नहीं है, ये इसकी वजह से भी हो सकते हैं। ओके। तो हम इसलिए अब सबसे फिर दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई बोलता है भी ना कि यार अपने आप को थोड़ा सा ना ध्यान दो और थोड़ा से, तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, अरे यार हमारे तो ना शरीर की कासट ही ऐसी है, हमारा तो हेल्थ का जो प्रोफाइल है ना वो ऐसा ही है, परिवार में ऐसा ही चल रहा है, फैमिली हिस्ट्री के बोल देंगे, हमारी तो माता जी भी ऐसी थी, हमारे दादाजी भी ऐसे थे, हमारी दादी जी भी ऐसी थी, तो मेरे ननियाल भी ऐसी थी। तो मेरे साथ में भी ये था कि जो मेरे पाँव, जो मेरी थाइस वगैरह जो थे, नीचे वाला हिस्सा बहुत ज्यादा भारी हुआ करता था। तो मैं सोचता था कि मेरी जो बॉडी है ना वो तो मदर को गई है, तो वो बोले इस वजह से ना मेरी भारी है, और ये मेरे ननियाल वाले भी सब मोटे मोटे हैं तो मैं भी मोटा हूँ। तो मैं भी उसका बहाना बनाता था। साथ में जो हेल्थ प्रोफाइल लेके पहले ऐसा था फिर बिगड़ता है, फिर इर्द गिर्द जो देखते हैं कि साहब बीपी की दवाई ये भी ले रहे हैं, ये दवाई शुगर की ये भी ले रहे हैं, तो बोले ये तो एक जीवन का पार्ट है, तो उस पार्ट को मानते हुए हम सभी है ना अपना हेल्थ प्रोफाइल वैसा ही बना लेते हैं। लेकिन यहाँ आके जाने की भी, जैसे आपका बीएमआई है जो 23 से ज्यादा होता है, तो सबसे पहला जो आता है कि आप प्री डायबिटिक होते हैं, और ये जो खतरा होता है ये 40 गुना बढ़ जाता है जैसे आप 23 से ऊपर आपका बीएमआई आता है तो। जैसा कि अब बीएमआई की बात होती है तो साहब डायबिटीज की बात हुई, डायबिटीज की हुई तो आज जो भारत जो है ना उसमें 21.2 करोड़ जो लोग हैं वो डायबिटिक हो गए हैं। और ये जो है ये 21.2 करोड़ लोग, ये 2024 का आंकड़ा है, और 2030 तक जो है ना बढ़कर 64.3 करोड़ होने वाले हैं। और ये इतना जबरदस्त है क्योंकि दुनिया के अंदर कैपिटल बनने जा रही है भारत, कि भी राजधानी हो जाएगी इसमें डायबिटीज के अंदर भी। तो ऐसी जीवन शैली किस काम की जिसे वो हमारी बीमारियों में बढ़ाना है। इसलिए हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारे जो वो भी कह रहे हैं कि भी अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें, और वो तरह तरह के कानून भी लेके आ रहे हैं, तरह तरह की जानकारियां भी दे रहे हैं कि आप सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और इसके अंदर सबसे ज्यादा जो पीड़ित लोग हैं ना वो 30 से 50 साल के लोग हैं, और वो फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अब जैसे यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि भी 40 पार के ही क्यों ध्यान आता है, इससे पहले वाले क्यों नहीं ध्यान देते हैं, क्योंकि आज आप सिनेरियो देख रहे होंगे आपके इर्द गिर्द कि भी अगर वो कुछ है ना, शादी भी हो रही है या कोई बच्चे पढ़ने भी जा रहे हैं तो उनके भी अटैक आ रहे हैं। तो वो क्या सोचते हैं कि तो ये तो बच्चे हैं तो सब खा सकते हैं सब कुछ कर सकते हैं, या जो युवा है जिनकी शादियां हो रही है तो बोला हम तो अभी जवान है, हम तो सब कुछ खाया पिया है ना, वो खाया पिया वो सब हजम कर सकते हैं, हम तो भी अभी तो उम्र है हमारी तो खाने की। लेकिन वो हम क्या खा रहे हैं, कितना गलत खा रहे हैं, उसका इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, तो वो दिखता नहीं, और वो एकदम से है ना रिफ्लेक्ट होती है तो हमारे साथ में अटैक आ जाता है और वो खत्म हो जाते हैं। तो आज किसी भी युवा से पूछो ना, अगर उसका जरा सही वजन बढ़ रहा है तो बोले मैं तो फिट हूँ, मैं तो मेरी तो एज ही क्या है अभी तो वो सीधा यही बोलता है, वो अपने पे ध्यान ही नहीं देता है। और जैसे वो 40 का होता है ना, जब उसको समझ में आता है कि हाँ यार वाकई में मुझे ना ये प्रॉब्लम हो गई है, और मुझे ना अपने शरीर को ध्यान में रखना है। अब जैसे मैं अभी आपको ध्यान दे रहा हूँ कि भी कि मेरे पास में एक व्यक्ति आया है, कल की बात है, और उनके इतनी जबरदस्त डायबिटीज, और बोले चाहते तो हैं कि मैं सही हो जाऊं, लेकिन वो अपने आप को इतना एमबीए मानते हैं कि भाई नहीं पहले मेरी मेरी है ना इस पे रिसर्च करो, और बोले जो आप ये देते हो ना इसका जो है ना मुझे पूरा वो बताओ कि इसमें क्या है, क्योंकि मेरी बॉडी में ना कुछ भी जाता है तो गड़बड़ हो जाता है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बॉडी बॉडी के अंदर है ना वो जाए और वो गड़बड़ करे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई बॉडी में वो गया ही नहीं उसके पहले ही आपके तो गड़बड़ हो गई, तो उसी को तो रीसेट करना है आपके। लेकिन वो तो मानने को ही तैयार नहीं थे। मैंने अभी आपके ना ऊपर वाले की कृपा नहीं है, इसलिए आप चिंता मत करो, आप जैसे खा रहे पी रहे हो वही आप करो, और जैसे आपकी जो दवाइयाँ दी जा रही है वो आप उसको इनटेक करते रहो, आपको लगता है कि हाँ मुझे अब जरूरत है आपकी तो आप आना उस वक्त। तो आपका जो वजन है वो बढ़ता है, और आपकी जो हेल्थ प्रोफाइल है उसके आधार पर अगर आप देखें तो हमारे को हार्ट प्रॉब्लम होती है, और हाई ब्लड प्रेशर होता है। जैसे ही हाई ब्लड प्रेशर होगा तो आपकी किडनी पे, आपकी अन्य अंग है जो उन पे भी है ना इसका प्रभाव पड़ने लग जाता है। ऐसे ही आपको जो है ना नींद की बीमारियां होने लग जाती है, कि सो रहे हो
और सोते सोते एकदम से है ना सांस आना बंद हो गई, और एकदम झटके से उठते हैं कि और क्या हुआ, एकदम जैसे ही लगा कि किसी ने गला घोट दिया। तो ऐसा होता ही नहीं। जबकि तो ये स्लिप एपनिया की जो बीमारी है, ये भी बहुत खतरनाक होती है। ऐसे ही आपको रुकना जो है खर्राटे आते हैं, नींद में सांस रुक गई, खर्राटे आते हैं। मुझे बहुत ज्यादा खर्राटे आते थे, और इतने जबरदस्त आते थे कि यदि मैं हॉल में सो जाऊं तो पूरे पोर्शन में गूंजती थी आवाजें। और वो भी आवाजें भी तरह तरह की। तो हमारे ममता जी भी है ना मेरी नाक बंद कर देती थी कि ये पता नहीं क्या, खुद सोते हैं ना दूसरे को सोने देते हैं। तो हम दोनों में यही कंपटीशन होता था कि ये मुझे बोलते हैं खर्राटे मुझे आते हैं। जबकि मैं कई बार जैसे रात को नींद नहीं आती तो मैं देखता ये खुद खर्राटे ले रहे होते थे, और मानने को दोनों तैयार नहीं। तो दोनों वीडियो बनाते थे कि देखो मैं अब तुम्हारी वीडियो बना, फिर हम सुबह उसको दिखाते। हम दोनों बच्चों के साथ में बोले देखो तुम्हारी मम्मी खराटे लेती है और मुझे बदनाम करती है। वो बोले आप लेते हो, और हम कहते हैं आप लेते हो। तो ऐसी जो है ना नींद का जो बार बार टूटना, ये इतने फ्रिक्वेंटली होती थी कि जैसे मैं ड्यूटी से जाकर आता था पहले, मॉर्निंग शिफ्ट में जाता था, तो जैसे 2:30 बजे घर पे आए तो ये कुंडी नहीं लगाते थे, और मैं बिल्कुल धीरे धीरे अंदर एंटर होता था कि सोचता था कि भी आराम कर रही होगी। लेकिन वो उस खुटके के अंदर जो है ना जरा सी भी अगर मेरी बेल्ट की आवाज भी हो जाती थी, क्योंकि जब यूनिफॉर्म चेंज करके दूसरी ड्रेस पहन रहे होते, तो उसके अंदर भी बोला आ गए बस, मेरी नींद को है ना तोड़ दी तुमने, अब मैं सोऊंगी नहीं, मेरे सिर दर्द हो जाएगा। तो ये ऐसे जीवन जो चल रहा था ना, ये बड़ा टिपिकल था। ऐसे जॉइंट्स प्रॉब्लम, और जॉइंट्स की प्रॉब्लम जो हो जाती है ना, तो ये मान लो कि बस आदमी तो खत्म ही हो जाता है। उठने बैठने में कहीं चढ़ने में इतना परेशान होता है जॉइंट्स की, क्योंकि सारे बदन में जितने जॉइंट्स है ना हमारे, वो सारे अकड़ने लग जाते हैं, और जकड़न ऐसी होती है कि बस यूं सोचते हैं पता नहीं क्या हो गई, कि इसमें तो ग्रिप ही खत्म हो गई। तो ये जो जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, ये भी हमारे वजन को जो बढ़ती है और जो हमारा खाना पीना, उससे सारा गड़बड़ होता है। ऐसे मेंटल हेल्थ जो है ना, वो इतनी जबरदस्त खराब हो जाती है कि इंसान जो है ना डिप्रेशन में चला जाता है। कि हम सोचते हैं ना कि दवाई लेंगे तो सब कुछ सही हो जाएंगे, लेकिन दवाई कहाँ तक काम करेगी, जहाँ हमारे छोटी मोटी जैसे कुछ भी हो गया उसमें काम करेगी। लेकिन रोजाना वही जीवन के अंदर रूटीन अगर शामिल रहेगा कि साहब सुबह उठते ही ये दवाई लेनी है, नाश्ते के पहले ये लेनी है, फिर खाने के पहले ये लेनी है, फिर बाद में ये लेनी है, शाम को सोने से पहले ये लेनी है। तो वो जो रूटीन फॉलो करते हैं और वो उसमें जब चूक हो जाती है, तब फिर वो नहीं होती है ना, तो आदमी देखते हैं यार ये तो अपना तो जीवन इसी के पे चल रहा है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था, तो मैं सोचता कि अरे यार ये तो मर गया, अब तो डिप्रेशन में, बोले अब तो अपन जाने वाले हैं, अब तो खत्म होने वाले हैं। और मैं बच्चों से यही बोलता था कि सब अब ये अपना अपना संभालो और कहीं लग जाओ नौकरी, और अपना करके, और अपना कब टिकट कट जाए, कब सोते हुए मिले तुम्हें कोई पता नहीं है, इसलिए अपना देख लो, मेरे है ना ज्यादा पीछे मत पड़ो। तुम ये कर लो, तुम वो कर लो, तुम पैसा बचाओ, तुम ऐसा करो, बस उनको ज्ञान ही बांटता रहता था, और खुद पे कोई ध्यान ही नहीं देता था। जबकि तो जो डिप्रेशन में चला जाता है ना, तो बस वो आदमी अपने आप अंदर वो बयान तो कर नहीं सकता, क्योंकि अंदर ही अंदर वो सोचता है कि भाई मैं तो जाने वाला हूँ और इनको क्या बोलना। तो वो यही ज्ञान देता है कि तुम अपना देख लो, तुम ये देख लो, तुम्हारे ये काम है, बैंक के काम ये देख लो, कुछ सीखो, दुनिया में आए तो कल को कुछ तुम्हें करना पड़े। तो वो सारी जो डिप्रेशन वाला है ना, कई तो ऐसे होते हैं कि भी एकाकी हो जाते हैं, कई बोले अपने में खो जाते हैं। तो मैं उनको ज्ञान ही बांटता रहता था कि तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो। ऐसे लीवर की जितनी भी डिजीज प्रॉब्लम है, अब लीवर डिजीज के जैसे मैं बता दूं कि मेरे घर के अंदर ही मेरे जो बड़े भाई हैं, उन्होंने भी मेरे साथ में ज्वाइन किया था। जब मेरे पास में ये अपॉर्चुनिटी आई थी कि भी आप अपने आप को रीसेट कर सकते हो, तब उनको भी मैंने जब मुझे आराम आया ना, तो मैंने कहा यार आपके भी मेरे जैसे ही सिम्टम्स हैं। क्योंकि मैंने बताया ना कि आपकी जो फैमिली प्रोफाइल है और आपकी जो हिस्ट्री है और प्रोफाइल है, तो उनका प्रोफाइल और मेरा प्रोफाइल भी साथ में वैसा ही था। तो उन्होंने स्टार्ट किया, अपने आप को थोड़ा सा फिट किया। बाद में हमको ये बोला जाता है कि बीनी साहब आप है ना अपना वीडियो ऑन जरूर रखें, कसरत करते हैं जब, एक्सरसाइज करते हैं जब, और जब आपको इस क्लास में जरूर आना है। आज आपको इसकी क्लास की कीमत का मालूम चलेगा कि हमसे भी ये बोला जाता है, तो हम उनसे बोलते हैं कि भाई साहब आप है ना अपना कैमरा ऑन रखी करा करो जो भी एक्सरसाइज करते हो, और जो दूसरा वाला जो सेशन है जिसमें हमको जानकारियां देते हैं, तो आप इसको भी सुना करो। वो गवर्नमेंट में
जो है स्कूल में काम करते थे और बहुत अच्छे पोस्ट पे भी थे, लेकिन अपने आप को वो भी एमबीए, अरे नहीं यार ये सब फालतू है, तुम पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो, ये करते हो। और इनसे क्या होता है, मैं तो ऐसे घूम के कम कर लूंगा। और उन्होंने जो कम हो रहे थे ना, उनकी जो प्रॉब्लम्स, उस पर ध्यान नहीं दिया और सब छोड़ छाड़ दिया। फिर बीच बीच के अंदर होते तो फिर भी मैं उनको बोलता रहता कि देखो मैं आपके सामने सही हो गया, मैं इतना उनको विश्वास दिलाता कि देख तूने मुझे देखा है और अब मेरे को देख रहा है, पहले भी देखा था और अब भी देख रहा है, कितना फर्क हो गया मेरे में, मैं कितना अपने आप में चेंजेस हो गया, एकदम रिवर्स हो गई मेरी एज वगैरह। तो वो पहले बोलते तू तो बड़ा भाई है मेरा, है ना, और मैं छोटा हूँ। बोले मेरे तो अभी भी ना रिश्ते अभी यूं बात करते हैं, स्कूल में जाता हूँ कि आपके की है ना शादी हो गई क्या सर, अगर शादी नहीं हुई तो हमारे ये हैं वो हैं। तो वो जो बोलते थे, तो वो हमको ही लगता था कि यार ये पता नहीं समझ क्यों नहीं रहे हैं। और देन वो करते करते उनकी आज कंडीशन ये हो गई कि डॉक्टर ने उनका जवाब दे दिया और उनके आंतों के अंदर कैंसर हो गया। और डॉक्टर ने बोला कि ना तो इनकी कोई थेरेपी लगेगी, ना इनको कोई दवा दे सकते हैं, और बोला हम इतनी ज्यादा फैल गई है ये कि इनकी आंतों को हम काट भी नहीं सकते, इनको निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि इसका जो इफेक्ट है ना इनके लीवर तक भी चला गया। और अब जो उनकी जो है ना, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मुझे कहते हुए भी इसमें झिझक नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों के जो ये दिखती है ना कंडीशन, तो अपने आप यूं मान लो कि मैं गुस्सा भी प्रकट कर रहा हूँ कि उन्होंने नहीं सुनी ना। तो आज ये है कि उनके जो बोलते हैं ना कि बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बोल रहा हूँ फिर भी, भगवान मुझे माफ करे, कि तिल अपन यूं बोलते हैं ना, ये तिल तिल करके मरेगा, कि इसकी तो ऐसी मौत हुई कि तिल तिल करके। तो बोला कि मौत भी नहीं आ रही और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आप खुद देखना कभी, कि बहुत बुरी मौत होती है, वो वैसे हो रही है उनकी कंडीशन, और बिल्कुल हड्डी हो गए, कुछ खा रहे पी रहे नहीं, कुछ नहीं। तो मतलब अपने शरीर का अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हो, यदि आपको कोई कह रहा है तो उस पर विश्वास करो कि भगवान ही आपको कह रहे हैं वो, और उसको मान लो कि भाई मुझे करना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये हो गई गॉल ब्लैडर की है, उन्होंने अपना गॉल ब्लैडर निकलवा दिया। और जब मैंने देखा तो मैंने कहा कि नहीं भैया, ये ना तुम्हारा कुछ भी खराब नहीं है, तुम्हारे जो है ना गलत ऑपरेट कर दिया ये वाला। मुझे ना रोना भी आने लग गया है। और वो उसको निकालने के बाद इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो ये ना कभी भी ऐसा नहीं करें। और जो भी आपको कोई बताते हैं कि आप अपने पे ध्यान दो, वजन को कंट्रोल करो, और आपके साथ में जितने भी हेल्थ इश्यूज हैं उनको कैसे क्योर कर सकते हैं, ये कम्युनिटी इतनी जबरदस्त है कि मैं इसका ना जो ऋण होता है ना एक तरह से, तो वो उतारने की कोशिश करता हूँ। वो ऋण कैसे उतरता है, जब हम आगे जो लोगों को बताते हैं। तो ये जो है ऐसे रिप्रोडक्टिव इश्यूज होते हैं महिलाओं में, कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं क्योंकि, और वो बहुत टाइम से ना दवाइयां भी ले रहे हैं, कुछ इलाज भी करा रहे हैं। जैसे मेरे जो भांजे की वाइफ थी, उनके भी बहुत नहीं हो रहे थे, तो फिर हमने उन पे भी कोशिश करी, वो उन्होंने खूब इलाज करा लिया। फिर हमने कहा कि हमें भी समय दो आप एक बार, और आपको लगता है कि भी हम भी फेल हो गए तब आप कुछ भी कर सकते हो। तो उन्होंने जितने करने होते हैं ना इलाज, वो सब कुछ करा लिए। और जैसे ही उन्होंने यहाँ ज्वाइन किया, और उन्होंने मुश्किल से उनके 6 महीने भी नहीं हुए होंगे और उनके ना बच्चा हो गया, मतलब पेट में आ गया, और अब वो बड़ा भी हो गया, और अब अक्टूबर में उसका हम बर्थडे मनाने वाले हैं। ऐसे ही मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स हो जाते हैं कि हम सोचते हैं कि यार ये क्या हो गया, ये हम कुछ भी खा रहे हैं तो कुछ नहीं है। तो लेकिन ये जो भी अगर चीज हो रही है ना, तो ये वजन से होती है आपके, और वजन से बहुत सारी है। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, रेस्पिरेटरी इसके अंदर ये है कि आपको सांस वाली जो है फेफड़ों की बीमारियां होने लग जाती है। और हम जाने हमेशा खांसी की धमक चलती रहेगी। तो ये जो धमक चल रही होती है, ये भी आपको इंडिकेट कर रही होती है कि आपके शरीर में ना कुछ कमी है और गड़बड़ चल रही है। कैंसर हो जाते हैं, जिसमें महिलाओं के तो ब्रेस्ट कैंसर है। अब जैसे कोलन का कैंसर हमारे भाई साहब के और इनके हो गया आंतों का, तो किडनी का कैंसर भी होता है, लीवर का। तो ये जो सारी चीजें हैं ये सारी वजन से जुड़ी हुई हैं और हमारी हेल्थ के प्रोफाइल से जुड़ी हुई हैं, तो इस पे ध्यान देवें। अब बात आती है कि साहब वजन को कैसे नियंत्रित करें, हम तो है ना भूखे रह के भी कर लेंगे, हम तो ये भी कर लेंगे, लेकिन इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे बड़ी है कि आपका अपना जो खान पीन है उसको सुधार लें। और दूसरा ये कि आज के जमाने में, क्योंकि ये जो मीठे से दूरी जो है ना, ये मीठे से दूरी मैंने भी करी। मैं बहुत जबरदस्त लवर था, और जरूरी नहीं कि हर इंसान ही मीठा खाता है, उसकी कोई भी अगर क्रेविंग्स आती है। जैसे हमारे यहाँ संजय सर ने भी एक बार क्लास ली थी पिछले हफ्ते ही, तो उन्होंने भी बताई थी कि क्रेविंग्स आती है ना, तो हमारे कौन कौन से हार्मोन्स है ना जो अप डाउन होते हैं, और कौन सा रेजिस्टेंस हो जाता है,
और हम उसको खोजते हैं, कोई नमकीन में खोजता है, कोई मीठे में खोजता है। तो मैं मीठे में खोजता था एनर्जी को, तो मैं मीठा खाता था बहुत, और उस मीठे से ही मेरा वजन बढ़ता था, और उस मीठे से ही मुझे एसिडिक होती थी। तो मैं मेरे को मालूम ही आने के बाद चला कि भी मीठे से एसिड बनती है, या तीखा खाने से भी एसिड बनता है। तो मीठा अगर कोई खाते हैं तो मीठा ज्यादा नहीं खाएं, दूरी कर लें उससे। और 40 के बाद में तो मतलब शुगर में जो है ना कट करने लग जाएं, इतना ही खाएं कि हाँ हमारा काम चल जाए। अभी जैसे कि भी मैं 2-3 दिन पहले की बात बता दूं कि मैं कहीं हम गए थे और हमने वहाँ थोड़ा सा मीठा इंटेक ज्यादा कर लिया कि स्वाद ही स्वाद में कर जाते हैं, बोले यार अब तो अपन बिल्कुल, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी बॉडी पे आता है। जैसे अगर आप ज्यादा चीज खा लोगे ना, तो आप दूसरे दिन जैसे वर्कआउट करोगे ना, तो अपने आप को लेथार्जिक महसूस करोगे, और थोड़ा मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म की जो है ना स्पीड को बिल्कुल ब्रेक लगा देता है ये। तो मीठे से दूरी रखें, और जैसे आप मीठे से दूरी करोगे ना, आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या क्या परिवर्तन आएंगे आप खुद उसको है ना महसूस करेंगे, कि आपकी स्किन ज्यादा ग्लो करने लग जाएगी, आपकी जो स्किन की जो थिकनेस है वो कम होने लग जाएगी, आप अंदर से एनर्जेटिक हो जाओगे, थकान कम रहने लग जाएगी, आपका जो कुछ खाओगे ना तो प्रसन्न होकर खाओगे, खुश होकर खाओगे। और जैसे अगर आपने मीठा खा लिया, बोलते हैं ना कि साहब हमारे खाने के बाद तो कुछ तो मीठा होना ही चाहिए साहब, ये तो खाना ही चाहिए। तो वो मीठा खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको खाने में ही इतना मीठा मिल जाता है कि हमारी शारीरिक पूर्ति तो वहीं से हो जाती है। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है आज के जमाने में, स्ट्रेस। आज चाहे बच्चे को ले लो, चाहे युवा को ले लो, चाहे अधेड़ को ले लो, चाहे जो उम्र से जो ज्यादा हो गए, वृद्ध हो गए, उनको ले लो, सबके जीवन में स्ट्रेस इतना जबरदस्त है। और ये स्ट्रेस जो है ना शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, और आर्थिक भी हो सकता है। क्योंकि आर्थिक रूप पे देखते हैं तो वो देखते हैं आज हम सब अपने पे तो वर्क करते नहीं है, सामने वाले को बोले यार सामने वाले के पास बहुत पैसा है, मेरे पास तो है नहीं, भगवान में उसको दे देता है या उससे ले लेता है, तो वो उस पे ही है ना वो स्ट्रेस, वो ये नहीं सोचता कि मुझे अगर कुछ करना है तो मुझे काम करना चाहिए। ऐसे शारीरिक तौर पे कि यार ये तो फिट है, मैं नहीं फिट हूँ, और अपने आप को ये शो करते रहते हैं कि नहीं मैं तो बिल्कुल फिट हूँ। तो ये भी हो सकता है। मानसिक तौर पे कि अंदर से चिढ़ते रहते हैं, और दूसरों को देख के दुख होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। तो दुखी ना हो, और ये सोचे कि भी ये भी जैसे खुश है, वैसे जैसे ये फिट है वैसे मैं भी करूं। और जैसे अगर इनकी आर्थिक स्थिति सही है तो बढ़िया है ना, अगर किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति अच्छी है तो बोले बुरे वक्त में हम उसके साथ में रहेंगे, कम से कम हमारे काम तो आएगा, ये सोच ले। ऐसे ही कि वजन जैसे ही बढ़ता है ना, तो जिम्मेदारियां जितनी आती हैं उसी की वजह से वजन बढ़ता है, और ये जितने स्ट्रेस हैं अभी, जो चिंता आती है हमारी, जैसे कई लोगों को होते हैं कि साहब ये सब कुछ भी हम तो बैलेंस पे कर रहे हैं लेकिन फिर भी स्ट्रेस है। जैसे हम फिट लोग हैं उनके भी स्ट्रेस, ये तो एक जीवन का पार्ट है। तो वो लेकिन उस पे इतना फोकस नहीं करना है कि आपके वो है ना शरीर ही खराब करने लग जाए। तो इसलिए आपको चिंता करनी तो है, लेकिन इतनी भी नहीं करनी कि अपना रख रखाव भूल जाए। अब जैसे महिलाओं की है या जैसे वो, तो उनकी बच्चों की पढ़ाई में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रखेंगे, ये पढ़ता नहीं है, पता नहीं क्या होगा, ये बड़ा होके करेगा क्या। या फिर अगर बड़े हो गए तो अगर उनकी कोई भाई नौकरी नहीं लग रही तो बोले इनकी नौकरी के लग जाए, कहीं इनकी भाग दौड़ करने लग जाएंगे। और इस जितनी है जो है ना इनकी पढ़ाई लिखाई, इनकी नौकरी, और जो जो कुछ होना है, वो इतना फोकस कर देते हैं कि बस मैं जो नहीं बना ना वो ये बन जाए। अपने जो सपने हैं ना वो उन पे लादना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी भी अपने सपनों को उन पे ना लादे, और जो वो करना है वो, जो भगवान ने उनका रास्ता सब कुछ तय कर रखा है, तो वो अपने आप वहीं पहुंचेंगे जहाँ उनको पहुंचना है। हम केवल उनको एक माध्यम है कि भी हाँ ये पढ़ ले, ये जहाँ पहुंचना है वो अपने आप पहुंचेगा, ज्यादा स्ट्रेस ना लें, और अपनी देखभाल करें, क्योंकि और हम इसी में भूल जाते हैं। और नतीजे के तौर पे वजन बढ़ने लग जाता है, एंजाइम्स का उतार चढ़ाव इतना ज्यादा होने लग जाता है जैसे स्ट्रेस आता है। और हम ये भूल जाते हैं कि मेरे शरीर में प्रोटीन कितना होना चाहिए, फैट कितना डाइजेशन होना चाहिए। ये सारी जो शरीर में अस्थिरताएं होती है ना, ये सारी इस वजन की बढ़ने से ही होती है। जैसे हम 40 के पार होते हैं तो व्यायाम नहीं करते हैं, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, कोई भी जो है न्यूट्रिशन फूड नहीं लेते हैं, उसी की वजह से ना ये हमारे सारे इश्यूज होने लग जाते हैं। तो आप यदि अपने वजन को कम करते हो और लक्ष्य तक पहुंचते हो, तो जितने भी जो मैंने पूर्व में जितनी बीमारियां बताई थी, जितने उदाहरण दिए हैं, उनसे आप क्योर हो सकते हो और बहुत अच्छे हो सकते हो। तो अब बात आती है कि साहब आपने इतने तो चीजें बता दी, लेकिन वजन होना कितना चाहिए। तो हमने सभी ने बीएमआई टेस्ट कराया हुआ है, और ये सभी को मालूम है कि व्यक्ति की लंबाई और उसकी एज के अकॉर्डिंग जो है ना उसका वजन होता है।
तो 40 के पार का जो वजन है ना हमारा, 55 से 60 किलो, यदि वो अच्छी उनकी है हाइट है, तो इससे ज्यादा भी हो सकता है, 72 किलो भी हो सकता है। तो महिलाओं में तो 55 से 60 ही होना चाहिए। और बढ़े हुए वजन को नियंत्रित करने के लिए, आपकी सेहत को ठीक करना है, तो वो कैसे कि भी आप, जैसे कई बार बोलते हैं कि साहब मेरे तो घुटनों में प्रॉब्लम है, तो वही व्यायाम मत करो, थोड़ा सा टहलो। जब थोड़ी स्ट्रेंथ आने लग जाए तब आप कोई काम करो। ऐसे वजन कम करने के लिए कार्डियो का जोर दिया जाता है, वो नहीं होता है तो भी जॉगिंग करें, हल्की ब्रिक्स वॉक करें, जुम्बा करें, योग करें, सूर्य नमस्कार करें। ओके। तो जब ये चीजें करने लगेंगे तो ये, और साथ में आपका खान पान, अब जैसे सबसे बड़ी बात आती है खान पान, तो मैंने अपना जो खान पान जो सुधारा ना, उसके अंदर हम जो फॉलो किया, उसमें ये होता था कि नाश्ते में कि दलिया ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, स्प्राउट्स ले सकते हो। अगर इस पे अगर चलते हैं ना, तो हमारा जो वजन है ना इतनी जल्दी कट जाएगा शरीर से, और फिट रहने होने लग जाएंगे। और फिर आपको जो भी बंद किए ना आपके कोचेज ने, वो आप सब स्टार्ट कर सकते हो, उनके उनकी देख रेख में, उनके कहने में चलना है आपको। ऐसे दोपहर में जो है ना सलाद लेना है, छाछ लेना है, दही लेना है, सब्जी लेनी है, चपाती लेनी है। और दोपहर का खाना जो है ना 2 बजे से पहले करना है। 2 बजे के बाद अगर हो जाता है तो नहीं करना है, नहीं तो फिर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है और आपकी बॉडी में वापस वेट बढ़ने लग जाएगा। ऐसे ही जो रात का भोजन करते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो है वो कम कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ रात को बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं और दबा के खाते हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा होनी चाहिए। प्रोटीन भी कौन सा होना चाहिए, जो हमारे कम्युनिटी में मिलता है वही होना चाहिए। बाहर का हम, उसमें मैं तो बोलता ही नहीं कि भी बाहर का कोई लो। और ऐसे ही आपको जो कार्ब्स लेते हैं हम, अगर कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं, तो उसमें आलू, मैदा, अरबी, चावल, चीकू, अंगूर, केला, ये बिल्कुल मैं बंद कर देता हूँ उनका, कि आपको ये नहीं लेने हैं। ये कब लेने हैं ये आपको बताया जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स कार्ब पे मैं ज्यादा जोर देता हूँ यहाँ पे, तो उसमें साबुत अनाज आपको शामिल करने हैं, ओट्स शामिल करने हैं, दालें हैं, चने हैं, राजमा है, ब्राउन राइस है, इनको सबको शामिल करना है अपने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में। सिंपल कार्ब्स आपको कट करना है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं। और फलों में केला है, कीवी है, तरबूज है, चकुंदर है, हरी सब्जियां हैं, डार्क चॉकलेट्स है, वो भी बहुत ज्यादा नहीं, एक जो उसका कौन आता है वो आप खुद ले सकते हो, क्योंकि ये थोड़ी सी मदद करता है, तो हम वो भी बताते हैं इसमें। दूस जो लास्ट में फाइबर रिच जो फूड है ना, वो शामिल करना है इसमें आपको खाने के अंदर। जब फाइबर रिच फूड अगर शामिल करते हो, तो आपका जो पेट है ना वो सफा, तो सब रोग दफा हो जाते हैं। और इतनी मेहनत नहीं है, और जो ये बताया ये तो फॉलो करना ही है। साथ में जो आपको सुबह का जो नाश्ता जो है ना राजा का जैसा होना चाहिए, जो आपका खाना, तो जो राजा का खाना होता है ना, वो ये वाला होता है। तो मैं इसी को फॉलो कर रहा हूँ, और उसी इसी का नतीजा है कि ये मेरे भी जो बॉडी में जो परिवर्तन हुए हैं, जो मेरी सोच में हुए हैं, जो मेरी मानसिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और शारीरिक स्थिति में चेंजेस हुए हैं, वो सब इसी की देन है। तो ये मैं इनको ये नहीं बोलता कि साहब ये न्यूट्रिशन है, मैं इनको हमेशा ही बोलता हूँ ये अमृत है। जिन्होंने इसका अगर सुबह उठ के अगर पान कर लिया ना, तो उसका जीवन तो मस्त होने वाला है, स्वस्थ होने वाला है और जबरदस्त होने वाला है। तो आप अपने, अगर ज्यादा मेहनत नहीं कर पाओ, तो सबसे बढ़िया है आप एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स शामिल करो, मल्टीविटामिन लो और अपने कैल्शियम लो, और हमारा जो शेक है वो लो। बस दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं करना है ज्यादा मेहनत। तो और थैंक यू, आपने सभी ने ध्यान से सुना मुझे, और जो मैंने यहाँ पे बताई, वो जो मेरे परिवार की स्थिति बताई, आप उसको देख के सुन के उसको फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू, ओवर टू यू केशव सर। वाह, अमेजिंग अमेजिंग, थैंक यू सो मच मोहन सर। जबरदस्त क्लैपिंग्स के साथ हम अपना धन्यवाद मोहन सर के लिए देंगे, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने हर एक चीज को जो कवर करने की कोशिश की। और 40 की उम्र के बाद जैसा कि हमें विशेष ध्यान रखना होता है, तो मैं देख रहा हूँ एक बार स्क्रीन पर बहुत जबरदस्त तरीके से जो है हार्ट रिएक्शंस, क्लैपिंग्स, वर्चुअल, फिजिकल, बहुत ही शानदार माहौल बन चुका है। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा था कि ये आज का टॉपिक हम सभी से पर्टेन करता है, और हम जितने भी फैमिली मेंबर्स अभी इस कॉल पर कनेक्टेड है, तो उनसे तो डायरेक्टली करता ही है। और हम साथ में हमारे चार दीवारी में जिस घर में हम रह रहे हैं, थोड़ी सी नजर उस पर भी डालें कि हो सकता है हम 32 के हो, हम 28 के हो, हम 25 के हो, कि हम 18 के हो, लेकिन घर में जरूर कोई ना कोई सदस्य होगा जो 40 की उम्र को लगभग दहलीज पे होगा या पार कर चुका होगा। तो उनको, आप उनके कोच हमें खुद बनना होगा। ऐसा नहीं है हमारे पास तो खुद एक कोच है, हम तो खुद कोचिंग ले रहे हैं, नहीं।
आपको इतनी, अगर आप 10 दिन भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन जाते हैं तो आप किसी का कोच बनने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है। क्योंकि अगर आपने 10 दिन में पानी पीना भी सीखा है, पानी की मात्रा भी बढ़ाई है, इसका मतलब है आप किसी के कोच बन सकते हैं। और हमें किसी का कोच बनने से पहले हम अपने घर में जितने भी सदस्य हैं जो अस्वस्थ है, जो नहीं भी है, तो हम उनके एक पर्सनल कोच बन सकते हैं। आपके कोच तो क्लब ने दे रखे हैं, है ना, लेकिन हम अपने परिवार के सदस्यों के कोच बन सकते हैं। तो एक बार अमेजिंग, आज के इस हेल्थ नॉलेज के लिए हम अगेन एक बार क्लैपिंग करेंगे मोहन सर के लिए। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर बहुत से हैंड रेजेस आ रहे हैं, और मैं आज उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो 40 की उम्र को पार करके निकल चुके हैं बहुत पहले, और ये कम्युनिटी उनको 2 साल पहले मिली, 4 साल पहले मिली, लेकिन वो ये मानते हैं कि अगर ये नॉलेज, ये शिक्षा, ये ज्ञान हमें उस समय मिल जाती जब हम कगार पे थे, बॉर्डर पे थे, मुहाने पे थे 40 के, तो जो कम्युनिटी हमने 50 पे या 55 पे ज्वाइन करी, और ये जो 15-20 साल का कालखंड जो अस्वस्थता के दौर में हमने निकाल दिया, तो कहीं ना कहीं हमें बेनिफिट मिल सकता था, और हम और ऊर्जा के साथ अपने परिवार का और अपने समाज का ध्यान रख सकते थे। तो मेरा प्रश्न, कम से कम वो लोग तो समझ गए होंगे जिनके लिए मैंने किया है ना। तो जो 40 की उम्र को पार करके 10 एक साल ऊपर हो गए, है ना, तो उन लोगों से मैं विशेष रूप से बात करूंगा, क्योंकि मोहन सर ने हमें एक टॉपिक विशेष के बारे में सिखाया टेक्निकली और अपने अनुभव के माध्यम से, लेकिन अब हम सीखेंगे जो लोग इस दौर से गुजर चुके और उन्होंने लेक ऑफ नॉलेज या फिर लापरवाही की वजह से या जिम्मेदारियों की वजह से 40 की बाद के उस उम्र को, उस दौर को निकाल दिया अपने पे ध्यान दिए बिना। उसका क्या खामियाजा या क्या अ, ऐसी चीजें उनके साथ छूट गई जो वो अभी बेहतर कर सकते थे। तो इस कड़ी में अभी आज का जो ये जो लास्ट का 10 मिनट का सेशन है, इसमें भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ 40 की उम्र, हालांकि यहाँ पर कोई मानता नहीं है अब इस कम्युनिटी में आने के बाद कि ऐसे क्यों बोल रहे हो, 40 की ज्यादा की थोड़ी, हम तो 40 के अंदर अंदर के हैं, अभी देखना आपको सुनने को मिलेगा। तो इस दौरान सबसे पहले जो हमारे इस मामले में आइडियल है, मिस्टर तेजेंद्र पाल जी चन्नी सर से हम पता करेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। मैं तो ये तो कहने सर, वाला था, जो आपने बोल ही दिया कि 40 को छोड़िए, 60 की बात करिए। इस कम्युनिटी में आने के बाद तो अगर जो आ गया ना, वो 40 तो क्या, 60 को भी पार करेगा तो फिट रहेगा। जस्ट एक फोटो दिखाना चाहता हूँ सर मैं कि मेरा रिजल्ट क्या रहा। ये देखिए, मेरी 18 साल पहले ये स्थिति थी, 18 साल पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूँ। और अभी आपके सामने लाइव हूँ, ये रहा। वजह है ये शौक, ठीक है ना, ये शौक है। तो ये मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि इस कम्युनिटी में ये नहीं कहा जाता कि आदमी सठिया गया। मैं 60 की बात कर रहा हूँ, 40 की छोड़ के। यहाँ ये कहा जाता है कि 60 के भी ठाठ होते हैं। तो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, 13 जुलाई को मैं 60 क्रॉस कर चुका हूँ। कोई डाउट नहीं है सर, मैं दिल से, मैं कई बार दिखाता ना ये टैटू बना हुआ हर्बल लाइफ का। कभी मेरे को शौक ही नहीं था, मुझे बहुत बुरा लगता था किसी के बना होता था। तो दिल से हर्बल लाइफ से प्यार है। बिल्कुल न्यूट्रिशन का और बेहतरीन लाइफस्टाइल का जो प्रभाव मेरे पे पड़ा है वो अमेजिंग है। और इसका सिर्फ केशव जी मेरे तक सीमित नहीं रहा, ये चीज डुप्लीकेट हो रही है फैमिली में। तो जब मेरे को देख रहे हैं कि डैडी ऐसे फिट है, डैडी ऐसे करते हैं, तो अपने आप कर रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो फैमिली का प्रभाव पड़ता है, या न्यूट्रिशन का, अच्छी सेहत का प्रभाव फैमिली में भी पड़ता है। थैंक यू, थैंक यू सर। और एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि हम जो एक्चुअल में हम जो करते हैं वो हमारे बच्चे करते हैं और पूरा परिवार करता है। यस सर। इसमें एक चीज और बताया सब, जब आपका उम्र, अभी आपने बताया कि अभी तो आप 60 के करीब हो चुके हैं, हो चुके नहीं, क्रॉस कर चुका हूँ सर। है, आपका जो दौर था 40 का, क्योंकि आज हमारा टॉपिक 40 वाला है, तो जी। हम बेस बेस एज 40 ही मानेंगे। तो जब आप 40 के थे, तब क्या आपके साथ एक कम्युनिटी होती, तो आप ये जो 20 साल का जो पीरियड है या 15 साल का पीरियड है, आप कैसा बेहतर और महसूस कर सकते थे। बहुत अच्छी बात मोहन जी ने कही थी कि बहुत लोग एमबीए, एमबीए का वो मतलब, उनका मतलब था मुझे बहुत आता है। मैं भी ये समझता था मुझे बहुत आता। पंजाबी हूँ, सुबह परांठे, मक्खन, लच्छी, लस्सी और अनहेल्दी खाना। तो ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर पहले पता लगता तो मैं ज़्यादा समय इस लाइफ को और एंजॉय करता। मैं ये सभी को राय देता हूँ,
अपनी तरफ से कि अगर आपकी उम्र मेरे से कम है तो आप मेरे से ज्यादा टाइम एंजॉय कर सकते हो। इसलिए जब भी मौका मिले हाथों हाथ शुरू कर दें अपने कोच को फॉलो करना, क्योंकि कोच का पर्पस बहुत क्लियर होता है, मदद करना। लोगों को समझ में नहीं आती, वो प्रोफेशनल समझ लेते हैं हमें। और मुझे नहीं लगता केशव जी आप बहुत बेहतरीन पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी जॉब है आपकी, मेरा अपना बिजनेस है, मगर ये काम हम शौक से कर रहे हैं, मजा आता है। बिल्कुल सर, पहले पता होता तो बहुत अच्छा रिजल्ट और रहता मेरा। थैंक यू सो मच सर। आपका भी अपना एक विशेष महत्व अनुभव रखते हैं आप, और वही हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। ओके ओके ओके। विनय चंद्र जी है। विनय चंद्र जी, आप ये बताएं, क्या आप 40 क्रॉस कर गए हैं या महसूस करते हैं 40 क्रॉस? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर 40 नहीं, 50 क्रॉस करके 60 पहुंचने वाला हूँ। 60 पहुंचने वाले हैं, तो मेरा एक डायरेक्ट सवाल ये है कि अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? वो तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन आप ये बताएं, 40 की उम्र तक जब आपको सेहत का नहीं पता था, या आप उसको क्रॉस करके लगभग 60 के करीब आ गए हैं, तब ऐसे कौन सी चीजें आप आज मिस करते हैं? जैसे होता है ना कि यार, वो प्लॉट में उस समय खरीद लेता तो आज उसके भाव इतने हो जाते, इतने हो गए, है ना? तो ऐसे ही क्या आपको भी महसूस होता है कि यार, ये कम्युनिटी मुझे तब मिल जाती तो आज मैं ऐसा महसूस नहीं करता? सर मैं तो ये सोचता हूँ कि शायद ये कमिटी मुझे 40 ईयर में मिल गई होती तो मैं एक और अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकता था, लेकिन मुझे काफी समय बाद मिली। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि जब ऊपर वाले ने दिया, उस समय पर दिया जब मेरी स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, मेरी बहुत सेहत खराब हो चुकी थी। तो ये ऊपर वाले ने बिल्कुल सही समय पे बोला, नहीं अब तुमको अभी एंजॉय करना है, अच्छी लाइफ जीना है। तो सही समय पे मुझे दिया। आज लगभग मुझे 7 साल होने जा रहे हैं इस कम्युनिटी में आए, और मैं बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ। ये तो महसूस हो रहा है कि अगर ये मुझे पहले ही मिल गई होती तो मेरी लाइफ कुछ और होती, लेकिन मिली, अभी भी मिली, इसको भी मैं एंजॉय कर रहा हूँ। तो तो अभी कम्युनिटी। अभी आप विनय जी ये बताएं कि आज आपको जब भी ये कम्युनिटी मिली, क्योंकि अभी मोहन सर ने भी अपने स्पीच में कहा था कि एक व्यक्ति को उन्होंने बोला अभी आपका समय नहीं आया, भगवान की कृपा नहीं हुई है, तो आप पे जब भी हुई, तो आप उसको, अभी आप क्या महसूस करते हैं आज की एज में? आज की एज में मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि मुझे 40 से 45 साल की एनर्जी महसूस हो रही है, और मेरी बॉडी भी तेज में काम कर रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब मैं फिट हो रहा हूँ, तो जैसा भी सर बता रहे थे कि फैमिली अपने आप फिट हो रही है, तो मुझे देख करके मेरी फैमिली फिट हो रही है। और जो मेरे से जुड़े हुए हैं उनका भी मैं हेल्प कर रहा हूँ। तो कई लोग तो मुझे देख करके प्रभावित हो रहे हैं कि मैं आज से 7 साल पहले क्या था, अब आज मैं क्या हूँ। तो कुछ लोग तो मुझे देख करके आ रहे हैं, तो लोगों का हेल्प करने में मुझे मजा आ रहा है। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच विनय जी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और आपका रिजल्ट हमारी स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट में बात करेंगे, ज्यादा अनुभव से सीखने की कोशिश करेंगे। हमारे बीच में संजय सर है। संजय सर, आपके 40 के दौर में जब आपको एक कम्युनिटी नहीं मिली थी, तो क्या क्या खोया आपने? क्या महसूस करते हैं जीवन में, एक चीज छूट गई, अगर मेरी सेहत अच्छी होती तो? थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं ऊपर वाले का धन्यवाद करता हूँ और मेरे कोचेज का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे इस कम्युनिटी में मतलब लेके आए। मैं भाग्यशाली हूँ, और अगर मैं यहाँ नहीं होता तो मेरे फोटो की माला जरूर टंगी होती, क्योंकि मैं जब 43 की एज में था तब मैं इस कम्युनिटी में लाया गया था। और मैं तो बहुत विद्वान था, मतलब अभी जैसे एमबीए की बात कर रहे थे ना, मुझे बहुत आता है, मुझे बहुत नहीं, मैं तो विद्वान समझता था अपने आप को। कि बोले क्या है यार, अब कोई तकलीफ हो गई, किसी को एसिडिटी हो रही है, किसी को गैस बन रही है, किसी के पैर दर्द कर रहे हैं, एनर्जी लेवल डाउन है, तो ये खा लो, ये कर लो, वो कर लो। मतलब मैं लोगों को सलाह देता था, लेकिन मेरी खुद की कंडीशन ये थी कि मेरी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। और मैं ये बैठ के सोचता था कई बार, यार बच्चे छोटे हैं और अब क्या होगा। और अब तो मुझे लगता है यार, दोबारा से मौका मिलेगा ना जीवन का, तो फिर हम नए सिरे से इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि कभी जो है ऐसी कंडीशन में पहुंचेंगे ही नहीं। लेकिन जो इंसान बोलते हैं ना कि कई बार आप जिन चीजों को सोचते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ऊपर वाला भी मदद करता है। तो मेरे कोच जो है मेरे को बार बार पुश कर रहे थे कि आ जाओ, देखो मैं फिट हो गया, मैं फिट हो गया। तो मैं इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता था कि भाई दो कान इसीलिए तो दिए
कि एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, तो उनको 1.5 साल तक चक्कर कटवाए में। अब आप सोचिए कि मतलब उनका भी धैर्य था, वो बार बार जब भी मिलते बोलते, और एक बार कोई ट्रेनिंग में गया तो उधर जाके समझ में आया कि यार ये तो अमेजिंग है, यहाँ तो लोगों के जीवन बदल रहे। और जब मैंने अप्लाई किया खुद के ऊपर, तो रियली मैं आपको बता रहा हूँ कि जीवन कंप्लीटली चेंज हो गया, कंप्लीटली चेंज हो गया। जो कुछ फिजिकल कंडीशंस खराब थी उनमें तो रिलीफ आया ही आया, साथ ही साथ मेरा माइंड सेट चेंज हो गया, मेरा थॉट प्रोसेस कंप्लीटली बदल गया है। और अब मुझे लगता है कि जीवन को हम अब एंजॉय करना स्टार्ट करें। अभी मैं 49 कंप्लीट करके 50 में रन कर रहा हूँ। बहुत बहुत बधाई हो संजय सर। और ये आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो कोई बोल देता है और कोई नहीं बोलता, लेकिन देखते ही बनता है जो बदलाव आपने अपने जीवन में और आपने अपने शरीर में किए हैं। और ये मेहनत का ही परिणाम होता है कि लोग व्यक्ति हमसे प्रभावित होते हैं। आई थिंक आपका रिजल्ट भी स्क्रीन पर शेयर होने वाला है। यस, ये बदलाव किसी से छुपा नहीं है, कोई मना नहीं कर सकता, कोई इसको गलत क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि जो दिख रहा है वही हम व्यक्ति मानता है और उस पर विश्वास करता है। तो थैंक यू सो मच संजय सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। और थैंक यू सर। नेक्स्ट हम एक इसी तरीके का अनुभव हम आज पूछने का एक हम बात करेंगे। गायत्री जी है, गायत्री जी व्यक्तिगत रूप से आपको जानता हूं। आप ये बताएं, अगर आपकी जो सेहत है, हाँ नमस्कार, आपकी जो सेहत है 40 की उम्र के बाद आपकी सेहत बिगड़ी, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है। तो आप ये बताएं, अगर 40 की उम्र के बाद आपको सेहत की जानकारी होती, आपको सेहत का महत्व पता होता, या फिर ये कम्युनिटी आपको 40 में मिल जाती, तो आपने जीवन में एक बहुत बड़ी चीज खोई है, ऐसा मुझे पता है। वो आपके साथ नहीं होता, तो केवल आप उस चीज का हमें बता सकते हैं, आपने क्या खोया जब आपकी सेहत खराब हो गई। राधे राधे सर। राधे राधे। सर मेरी सेहत खराब हुई तो मैं सबसे पहले तो यही खो दी कि मैं मेरी बेटी का कन्यादान नहीं ले सकी सर। मेरे से उठा बैठा ही नहीं जाता था सर घुटने के दर्द के कारण, तो मैं कन्यादान में नहीं बैठ सकी। मैं दूसरे को बिठाई थी कि आप ले लो कन्यादान। और सर मेरी तो जिंदगी ही खराब हो चुकी थी। आज सर मैं बहुत इंजॉय करती हूँ और मैं बहुत हेल्दी रहती हूँ और बहुत सही हूँ सर मैं। और सर मैं साथ साथ सर को भी लैंड पे लिए। अच्छा, आपके जो हस्बैंड है हाँ उनको भी सेहत के बारे में आपने जानकारी दी और आज वो भी एंजॉय कर रहे हैं सेहत को। हाँ तो सर। गायत्री जी आप ये बताएं कि एक कन्यादान लेना किसी भी माँ बाप के लिए एक सपना ही नहीं बल्कि उनका एक अधिकार भी होता है। और जब आपको मालूम चला कि आपकी बेटी का, क्योंकि ये तो एक सर्वविदित होता है कि बेटी की शादी है तो माँ बाप कन्यादान लेते हैं, आपका लिए वो पल कैसा था जब आप चाहते हुए भी आप कन्यादान के लिए, इच्छा तो है लेकिन आप सक्षम नहीं थे, वो पल जब आप किसी को कह रहे थे कि मेरी जगह आप ले लो, क्या महसूस कर रहे थे आप उस? सर वो बहुत दौरान निकला था सर वो पल मेरा, कह नहीं सकती मैं, क्या बताऊं आपको। मजबूरी हो गई थी मेरी। जी, क्योंकि ये जो पल, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से पता है कि गायत्री जी के साथ जो ऐसी सिचुएशंस, तो उसमें भावुकता आना, ये क्योंकि पुरानी चीजों को हम याद करते हैं तो स्वाभाविक होता है। तो गायत्री जी आप ये बताएं, जब आपने इस क्लब कम्युनिटी को ज्वाइन कर लिया, तो जो कारण से आप उस समय कन्यादान नहीं ले पाए थे, क्या कारण वो आज भी मौजूद है आपके शरीर में? नहीं सर आज तो मैं उस टाइम तो मैं खड़ी खड़ी नहाती थी सर। खड़ी खड़ी खाली खाना बनाती थी मैं, बैठ हमारे बर्तन मांजने का वो सिंक लगा हुआ नहीं था सर। बाहर मांजते थे टंकी के पास तो बर्तन नहीं मलते थे सर, झाड़ू नहीं करता था मेरे से, यही करते थे घर वाले ही। पहले बेटियां करती थी, फिर वो चले गई थी तो फिर दोनों बाप बेटे करते थे सर। 3-3 दिन तक बर्तन नहीं मांजे, शाम को मांजेंगे सुबह मांजेंगे। बहुत हालत खराब थी सर। मैं लुक होती थी बर्तनों को, कोई बोरी से कट्टे से ऐसे ढकती थी मैं, कोई आएगा तो क्या बोलेगा। लेकिन मेरे से नहीं होता था सर, बिल्कुल भी काम नहीं होता था सर। आज मैं सब काम कर लेती हूँ, मैं नीचे बैठ के खाना खा लेती हूँ, मैं नीचे बैठ के वर्कआउट कर लेती हूँ सर। आपके सामने की बात है, मैं खड़ी खड़ी भी नहीं, मैं पहले खड़ी भी नहीं हुई थी सर। मैं बैठी बैठी 8 दिन तक बेड पे ही वर्कआउट करी थी मैं, बैठी बैठी खाली हाथों हाथों की।
उसके बाद में सर मैं 8 दिन बाद में खड़ी हो गई थी, और सर 15 दिन बाद में मैं धीरे धीरे करने लग गई थी। 15 दिन बाद में मेरी एडियो का दर्द खत्म हो गया था सर। जिस दिन तो मैं एडियो का दर्द नहीं बताई थी, मैं ऐसे बोली थी मेरे घुटनों में दर्द है, लेकिन मेरे 15 दिन बाद में एडियो का दर्द खत्म हो गया था। तो अभी आप जिस घुटनों के दर्द की वजह से बेटी के कन्यादान में बैठ नहीं पाए थे, अभी आपका रिजल्ट भी हमारे सामने, तो अभी आप बैठ पाते हैं? बिल्कुल सर, नीचे बैठ जाती हूँ आराम से पलकते मार के सर। 8 साल से पलकते मारी हूँ मैं, 8 साल आठ बाद में। 8 साल बाद आप पालती मार के बैठे हैं? हाँ सर, तो अब नीचे बैठ के खाना खा लेती हूँ मैं पंगत में आराम से। तो अभी आपको ऐतराज नहीं हो तो आप बैठ के दिखा सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, नहीं भी चलेंगे। सर दिख रही हो आपको? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। ये लो सर, पलकती मार ली सर आराम से। सर क्या मैं बात, अंगूठे पकड़ के, मोहन जी सर बताते थे कभी अंगूठे पकड़ के उठना। ये देखो क्या सर, बात। आराम से सर। और सर देख लेना अब आप, ये लो सर पीछे चले गई। क्या बात है, जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। ये जो बैठे हैं ना, आप ये देखें, एक बार विचार करके देखें, ये महिला गायत्री जी अगर ऐसा बैठक, ऐसा घुटने मोड़कर बैठना, और अगर उस समय बैठ पा रही होती तो शायद ये अपने बच्ची का कन्यादान खुद अपने हाथ से ले रही होती। ये बदलाव है, ये चमत्कार है उन लोगों के लिए जो अभी कम्युनिटी के बाहर से केवल देख रहे हैं हमें, केवल विचार कर रहे हैं इसमें क्या है, सीढ़ियाँ इसमें भी क्या नहीं चढ़ती मिला थी हुआ है। सर मैं, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाती थी। और सर गिरिराज जी के जाती हूँ मैं हर महीने, 11 साल हो गए मेरे को बराबर जाते हुए, लेकिन मैं रिक्शा में जाती थी और मानसी गंगा जाके उतरती थी। मानसी गंगा से नहा के और मंदिर आना मुश्किल हो जाता था मेरा सर। अब तो सर अभी मैं, पैदल जाते हैं आप? सर पैदल चलती हूँ, लेकिन पूरी परिक्रमा सर झूठ नहीं बोलती मैं, पूरी परिक्रमा नहीं लगा के आते हैं सर को, इनको टाइम नहीं रहता है, टाइम की वजह से हम रिक्शा में लगा के आते हैं, लेकिन फिर भी कम से कम 2-3 किलोमीटर चल के आते हैं, 3-4 किलोमीटर। तो और सर गायत्री जी। जी। 24 तारीख आएगी भैया दूज के दूसरे दिन, 24 तारीख को हम पैदल परिक्रमा लगाने के लिए जाएंगे सर। आप भी चलना हमारे साथ, डीजे से परिक्रमा लगाएंगे गिरिराज जी के। बहुत बहुत सब शुभकामनाएं सब आपको। सब चलना मेरे साथ, कंपनी वाले डीजे से परिक्रमा लगाएंगे, वहीं पे प्रसादी होएगी सर। चलिए, बहुत पैदल बहुत। लगाएंगे, डीजे से लगाएंगे तो पैदल लगाएंगे, नाचेंगे झूमेंगे गाएंगे, वहाँ पे आराम से एंजॉय करेंगे सर। उत्साह है, ये उत्साह है। एक व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तो उसकी आवाज कैसी होती है, और एक व्यक्ति बीमार रहता है तो उसकी आवाज कैसी होती है, ये गायत्री जी बता रहे हैं। गायत्री जी, चलते चलते एक बात बताइए, कितने किलो वजन कम किया है आपने? सर 25 किलो कम कर लिया मैं वजन। जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, 25 किलो अभी थोड़ा वजन। और करना है, थोड़ा और करूंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू सो मच गायत्री जी। बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि ये जो बाहर से लोग पूछ रहे हैं ना, देख रहे हैं, ये आप क्या देते हो, इसमें क्या डला हुआ है, इसमें क्या मिला हुआ है, अलाना फलाना, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, ये लोग बातें करते हुए अपनी जिंदगी निकाल देंगे। और जिन लोगों ने डिसीजन कर लिया इस क्लब में आने का, इनकी जिंदगी, गायत्री जी की जिंदगी बदल सकती है तो हम किसी की भी बदल सकती है। और समय लगभग हो चुका है, लेकिन आखिर में हम दो लोगों से बात करेंगे। जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, जिनको जल्दी है वो जा सकते हैं, क्योंकि क्लब का समय ओवर हो चुका है। हम आपको बाउंड नहीं करेंगे, लेकिन अगर दो लोगों को और सुनना है तो आप स्टे रख सकते हैं अपने आप साथ में। तो हम यहाँ पर, हमारे सीनियर वेलनेस कोच भैरव सिंह जी भी है, जो भी अपने एक उम्र में है। और आप कैसा महसूस करते हैं जब आपको एक कम्युनिटी मिली, और आपने क्या खोया, ऐसी कोई चीज खोई आपकी खराब सेहत की वजह से? जी सर। थैंक यू केशव जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और बहुत ही अच्छा सेशन आज लिया है, जो 40 के पार। और डेफिनेटली कि पहले हमें भी नहीं पता था कि इस तरह का कुछ कम्युनिटी होती है, ऐसा कोई खाना होता है। अपने अपने काम में लग रहे थे। तो 44 की एज में मेरे को डायबिटीज आ गई थी, और उसके बाद में लगातार दवाइयाँ चल रही थी। तो जब मैं कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो उसके बाद मैं थैंक यू करता हूँ अपने कोच को, भरत सिंह जी को, जिन्होंने ये बताया
और मैं जब आया तो पहले अपनी सेहत को ही ठीक किया, अपना 16 किलो वजन कम किया। घर में वाइफ का वजन बहुत ज़्यादा था तो उनका 25 किलो कम किया। और जब ये लाइफ स्टाइल को ठीक किया उसके बाद मैं पिछले 7.5 साल से मैं एक कोई भी मेरी मेडिसिन नहीं चल रही है। अब जबकि एज मेरी 62 के आसपास 62 में चल रही है, 61 पूरी हो गई। सो एक अच्छा मेडिसिन फ्री लाइफ में जी रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। इस तरह की सेहत तो मैं तो चाहता हूँ सभी की ऐसी सेहत रहे, हर परिवार की रहे। तो जितने भी कोच हैं उसको बताएं लोगों को, और कम्युनिटी में बुलाएं, क्योंकि बिना कम्युनिटी के लोगों को पता भी नहीं है और मेरे को भी नहीं पता था। सो इस कम्युनिटी के माध्यम से जब हम रोज क्लब को ज्वाइन करते हैं, सुनते हैं कि एक दूसरे का रिजल्ट, तो बड़ा अमेजिंग लगता है। और गायत्री जी का तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट था। और क्योंकि पहले मेरा भी वजन बढ़ रहा था, पता भी नहीं था कि भाई ऐसे वजन भी कोई समस्या है, लेकिन दवाइयों के बारे में ये था कि भाई चलो लेते रहते हैं। तो लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब इस कम्युनिटी में आके और पूरी फैमिली को फिट किया। सो मैं तो चाहूँगा, सो थैंक यू केशव जी, थैंक यू बहुत सो मच बहुत सर, थैंक यू। क्योंकि आपका भी रिजल्ट हम सभी को प्रभावित करता है कि किस तरीके से व्यक्ति किसी भी उम्र के, जैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती है ना, वैसे सेहत की भी कोई उम्र नहीं होती। लोग कह तो देते हैं बड़े आराम से, आधी तो निकल गई, आधी और निकल जाएगी, क्या करना है, तुम लोग ध्यान दो अपनी सेहत का, हम तो खूब खाए पिए हैं, हमने तो खूब माल खाया है, ऐसी बातें करके वो सेहत को टालने की कोशिश करते हैं। तो शिव सिंह जी साहब और उत्साहित नजर आते हैं। तो शिव सिंह जी, आपने खराब सेहत की वजह से क्या कोई अपने जीवन में कोई चीज मिस करी है, कुछ चीज खोई है आपने? थैंक यू सर। मैं इस कम्युनिटी में जब आया उस समय उम्र 54 साल थी और अब 62 साल है। इस कम्युनिटी में आया तो करीब आधा दर्जन हेल्थ इश्यूज थे, सब रिमूव हो गए और आज मेडिसिन फ्री लाइफ जी रहा हूँ, डॉक्टर फ्री लाइफ जी रहा हूँ और 62 साल की उम्र में 45 से 50 का महसूस कर रहा हूँ। और इसके लिए मैं एक ही लाइन बोलूंगा, मैं सिंगर हूं तो एक लाइन गाऊंगा मैं इस कम्युनिटी के लिए कि अगर मैं इससे पहले आता, 54 साल से पहले 44 में आता तो बात क्या होती। उसके लिए क्या बताया कवि ने, मेरी जिंदगी में आते, मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती, ये जीवन भी सुधर जाता, ये जीवन भी सुधर जाता तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। अगर 44 में आता तो कुछ और बात होती, कुछ और बात होती। लेकिन आज भी 45-50 का महसूस करता हूँ। वो जोश है, वो जुनून है, वो जज्बा है, वो सारी इस कम्युनिटी का कमाल है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। और सिंगर्स जितने भी होते हैं उनकी खास बात होती है, वो घर में अगर कुछ काम भी बताना हो वो गा के ही बताते होंगे शायद, है ना, कि दूध गरम कर दो, भूख लग रही है, ऐसा ऐसा होता है क्या सर आपके साथ? गा के ही बोलते हैं आप? तो अनुभव भी जो है सर अपना गा के ही बताते हैं। तो थैंक यू सो मच। और बातें हम बहुत करना चाहते हैं लेकिन समय अभाव हमें रोकता है, हमें पाबंद करता है। फिर भी मैं क्लब मैनेजमेंट को थैंक यू करता हूँ, उन्होंने हमें 10 मिनट 15 मिनट का समय और दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। और अमेजिंग आज के सेशन के लिए मोहन सर के लिए अगेन हम क्लैपिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। आप सभी जीवन भर स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम इस सेशन को ओवर करते हैं। और टाटा बाय बाय करना ना भूलें, अपने दोनों हाथों से टाटा बाय बाय जरूर करें। कल तक Okay, Tata, bye bye. Thank you, sir. Thank you, my coach. Thank you, my community. धन्यवाद।